हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं ऑन टैक्सेशन एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक्चुअली में जीएसटी की 55वीं काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड किया गया है और जो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रेडिट नोट के डिडक्शंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी जीएसटी की 55वीं काउंसिल मीटिंग में क्रेडिट नोट को लेकर कुछ चेंज किया गया है जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं या आप क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्रेडिट नोट और आईएमएस के कनेक्शन के बारे में। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से काउंसिल मीटिंग में आईएमएस प्रपोज किया गया था और जो आईएमएस आपके जीएसटी पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। हालांकि जब आईएमएस आया था तो वहां पर कुछ इस तरह की चीजें थी कि आपके पोर्टल पर आपको इनवॉइसेस दिखाई देंगे। वहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप उसको पेंडिंग में रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी बातें कही गई थी कि आईएमएस मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आप इसको कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब ना तो आप इसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करते हैं, तो आपके आईटीसी के फ्लो पर आपको कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों अब यहां पर चीजें बदलती जा रही हैं। डे बाय डे आप देख ही रहे हैं जीएसटी में बहुत नए चेंजेस आते जा रहे हैं। तो उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज अब आप लोगों के लिए क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में आ गया है, जिसमें कहा कुछ इस प्रकार से जा रहा है कि अगर आपको क्रेडिट नोट रिसीव होता है या आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो उससे आपकी आउटपुट लायबिलिटी या आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कैसे फर्क पड़ेगा, वो आईएमएस में आपको अब एक्शन लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आप ये सोचें कि क्रेडिट नोट के अगेंस्ट अगर मैं आईएमएस में कोई एक्शन नहीं लेता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा सोचना आपका गलत होगा। क्रेडिट नोट के लिए अगर आप एक इशूअर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो कि ऑटोमेटिकली कम हो जा रही थी पहले तक, वो अब नहीं होगी। अब उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर वो सही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको वो चेंज दिखा देना चाहता हूं जो 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में प्रपोज किया गया। देन उसके बाद फिर आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि एग्जाम्पल की मदद से भी आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने पीडीएफ ओपन किया हुआ है, ये जीएसटी की 55वीं काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशंस हैं। जितने भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर लिए गए थे उसकी पूरी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट में जो मैं आज के इस सेशन में टॉपिक कवर कर रहा हूं वो आपका रिलेटेड है आईएमएस से। तो आईएमएस वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनकेस अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, ये आपका पेज नंबर 7 है, जहां पर पॉइंट नंबर 7 के अंदर इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट, या आईएमएस से रिलेटेड मैं कह सकता हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट इन जीएसटी एक्ट 2017 एंड सीजीएसटी रूल 2017 इन रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ द आईएमएस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस आईएमएस को अभी कुछ दिन पहले तक ये ऐसे कह रहे थे कि ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें बस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं, अब धीरे धीरे आप देखिए ये इस आईएमएस को ना मैंडेटरी करते रहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आती जाएंगी कि आपके लिए आईएमएस एक मैंडेटरी ऑप्शन बन जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, आईएमएस जो एक फंक्शनैलिटी आई है ना, इससे आपके जो रिकंसिलिएशंस हैं, जो मिसमैचेस हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब आज हो सकता है आपको आईएमएस सरदर्दी लगे, एक एडिशनल टास्क लगे, बट डाउन द लाइन ऑफ 2 और 3 इयर्स आप देखेंगे कि आईएमएस एक्चुअली में आपके लिए एक फायदेमंद सिचुएशन है। ऑब्वियसली आपके लिए भी है एंड एज वेल एज डिपार्टमेंट के लिए भी फायदेमंद ही है। तो यहां पर कहा क्या गया है पहले ये देख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेंगे प्रैक्टिकली कि इसका इंपैक्ट कहां पर पड़ता है। तो इन्होंने यहां पर सबसे पहला पॉइंट में लिखा टू अमेंड सेक्शन 38 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 38 बेसिकली डील करता है आपके आईटीसी से रिलेटेड कि कैसे आपका आईटीसी फ्लो होता है।
तो सेक्शन 38 ऑफ द सीजीएसटी रूल एंड रूल 60 ऑफ द सीजीएसटी रूल टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरेशन ऑफ फॉर्म 2B बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय द टैक्स पेयर ऑन द आईएमएस। तो जो आईएमएस अभी नया आया है उसमें कैसे आपका आईटीसी फ्लो होगा, वो कैसे आपकी 2B में जाएगा, इस बारे में बात करता है आपका सेक्शन 38। तो सेक्शन 38 सीजीएसटी एक्ट का और रूल नंबर 60 जब आप साथ में पढ़ते हैं तो आप इस फ्लो को समझ पाते हैं। खैर ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो आईएमएस आ ही गया था। नाउ पॉइंट नंबर 2 देखिए, यहां पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, टू अमेंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 2। दोस्तों जब आप सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 देखते हैं तो वो बात करता है क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट नोट इशू करता है तो क्रेडिट नोट इशू करने के साथ साथ उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलते हैं यहां पर एक सप्लायर है एक्स और उस सप्लायर ने अपने एक महीने की अप्रैल महीने की सेल में 10 लाख रुपए की सेल करी है टोटल, जिसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा, तो जीएसटी हो गया 1,80,000 रुपए का। ऑन द सेम मंथ उसने कुछ क्रेडिट नोट इशू करे हैं, मान के चलते हैं उसने वो क्रेडिट नोट इशू करे हैं 50,000 रुपए के, और 50,000 पे 18% के हिसाब से जीएसटी बना, तो 9,000 रुपए का यहां पर जीएसटी हो गया। दोस्तों आप सब जानते हैं, आप सब जीएसटी रिटर्न भरते हैं या आपने देखी होंगी भरते हुए, तो अभी तक हमारी जीएसटी रिटर्न कैसे काम कर रही थी, उसमें यह था कॉन्सेप्ट कि आपकी 1,80,000 की तो आउटपुट लायबिलिटी बन जाएगी और आउटपुट लायबिलिटी में से ये 9,000 रुपए अपने आप लेस हो जाएंगे, तो आपकी जो लायबिलिटी जनरेट होगी वो 1,71,000 रुपए की होगी। इसका मतलब जब अपनी आप जीएसटी R1 फाइल करेंगे और R1 की लायबिलिटी आप देखेंगे तो वहां पर जो आपको लायबिलिटी दिखाई दे रही थी वो 1,71,000 रुपए की दिखाई दे रही थी। इसका मतलब अब जो नया चेंज होगा उसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक आपकी क्रेडिट नोट के अगेंस्ट जो जीएसटी की अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही थी आपकी टोटल लायबिलिटी से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप R1 में B2B सप्लाई दिखाते थे, लायबिलिटी जनरेट होती थी, आप क्रेडिट उसी R1 में क्रेडिट नोट दिखाते थे तो आपकी लायबिलिटी वहां पर अपने आप रिड्यूस हो जाती थी, आपको कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ रहा था। बट अब करना पड़ेगा। ये जो रिकमेंडेशंस आई हैं जब ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी डाउन द लाइन ऑफ 1 और 2 मंथ मैक्सिमम, तो यहां पर आप देखिएगा चीजें बदल जाएंगी और फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या है वो देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहां पर, टू अमेंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड अ रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू क्रेडिट नोट बाय द रेसिपिएंट। तो इसका मतलब अब ये कह रहे हैं कि अच्छा यहां पर एक चीज और समझिएगा दोस्तों, अगर मैं फ्लो वाइज बात करूं तो आप देखिए यहां पर एक व्यक्ति है एक्स, उसकी आउटपुट लायबिलिटी बनती है मान के चलते हैं मेरे एग्जांपल के मुताबिक 1,80,000 रुपए, तो डेफिनेटली जो वाई व्यक्ति है यहां पर जो रेसिपिएंट है एक्चुअली में उसके लिए ये 1,80,000 रुपए का इनपुट बन जाता है। अच्छा जैसे ही यहां पर एक्स व्यक्ति क्रेडिट नोट इशू करता है, मान के चलते 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट है और 9,000 रुपए का जीएसटी है, तो क्या होता है 9,000 रुपए इसकी लायबिलिटी में से कम हो जाता है, इधर से इसकी लायबिलिटी कम हो गई और उधर से 9,000 रुपए का उसका इनपुट भी कम हो जाता है। मतलब अभी तक इस 55वीं काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन से पहले तक की सिचुएशन क्या थी कि यहां पर सप्लायर की लायबिलिटी 180 बनेगी, लेकिन अगर वो कोई क्रेडिट नोट इशू कर देता है तो उसकी लायबिलिटी कम होके 171 हो जाएगी। सिमिलरली एट द सेम टाइम रेसिपिएंट की जो लायबिलिटी है, रेसिपिएंट का जो आईटीसी है वो 180 बनेगा, बट अगर उसको कोई क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो उसकी इनपुट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये काम होता था 2B के अंदर अगर आपको याद हो, और यही 2B का 171 का आईटीसी फ्लो करके जाता था आपके 3B के अंदर, ऐसा ही होता था। बट अब चीजें बदल गई हैं, अब इन्होंने क्या लिख दिया,
टू अमेंड सेक्शन 34(2), इसका मतलब 34(2) में जो हम बता रहे हैं कि क्रेडिट नोट से आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी और दूसरे का इनपुट कम हो जाएगा, ऐसा करने के लिए अब यहां पर एक रिक्वायरमेंट डाल दी गई है जिससे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाए। किसका रिवर्स हो जाए? ऑब्वियसली रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाए, टू एनेबल द रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर। इसका मतलब अब यहां पर ये कह रहे हैं हम ऐसी फंक्शनैलिटी डालेंगे, ऐसी रिक्वायरमेंट इसके अंदर डालेंगे जिससे कि रेसिपिएंट का आईटीसी कम हो जाए, और जब रेसिपिएंट अपना आईटीसी कम करेगा या हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हाँ उसका आईटीसी कम हो गया, तो आपके सप्लायर की लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। इसका मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था, मैंने क्रेडिट नोट डाला, मेरा काम खत्म, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। अब रेसिपिएंट अपना आईटीसी कम करे या ना करे वो उसकी सिरदर्दी है, वो मेरी सिरदर्दी नहीं थी। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और अब सिरदर्दी मेरी होगी। एज एन सप्लायर अब मुझे ये इंश्योर करवाना पड़ेगा कि मेरा रेसिपिएंट अपने आईएमएस में इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर वो इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेगा तो उससे उसका आईटीसी रिड्यूस हो जाएगा, और जब उसका आईटीसी रिड्यूस होगा तभी मेरी लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी, वरना मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। तो अगर मैं नट शेल में कंक्लूड करूं पूरे कॉन्सेप्ट को, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया जब भी आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो आपके रेसिपिएंट के द्वारा उस क्रेडिट नोट को आईएमएस के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो ही हम सप्लायर की आउटपुट लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिड्यूस नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहां पर अगर रेसिपिएंट उसको रिजेक्ट कर देता है तो इसका मतलब यहां पर सप्लायर अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो सप्लायर को यहां पर एनी केस एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि मेरे सप्लायर की लाइबिलिटी कम हो। तो यहां पर एक काम आपके लिए मैं कह सकता हूं बढ़ गया। अब सप्लायर को फॉलो करना पड़ेगा रेसिपिएंट के साथ टाइमली बेसिस पर कि भाई मैंने क्रेडिट नोट डाला है मेरे पोर्टल पर, आप अपने पोर्टल पर आईएमएस पर उसको एक्सेप्ट करो अगर वो जेन्युइन है तो फिर से इस लाइन को देखिएगा, देन यू विल बी इजीली इंटरप्रेटेड। टू अमेंड द सेक्शन 34(2) of the CGST Act to specifically provide for the requirement of reversal of input tax credit। इसका मतलब सबसे पहले कह रहे हैं रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं हम आईटीसी के रिवर्सल की। किसके आईटीसी के रिवर्सल की? रेसिपिएंट के, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्रेडिट नोट। देन इससे अगर वो अपना आईटीसी कम करता है तो क्या होगा? देन इससे एनेबल हो जाएगा रिडक्शन ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर। तो दोस्तों इस मीटिंग के बाद ना काफी लोगों में कंफ्यूजन हो गया, क्रेडिट नोट को लेकर कुछ नए नियम आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की अफवाहें भी फैलाई हुई हैं, अरे क्रेडिट नोट के नियम बदल गए। तो नियम बदल गए हैं, लेकिन क्या हुआ है ये बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। तो हुआ ये है सिंपल, आईएमएस में आपको अब क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करवाने पड़ेंगे अपने रेसिपिएंट्स के द्वारा, जिससे कि आपकी लाइबिलिटी कम हो जाए, जो कि पहले अदरवाइज बिना कोई एक्शन लिए कम हो जाती थी, बट अब वो नहीं होगी। यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में भी इन्होंने कुछ डाला है, टू इंसर्ट अ न्यू रूल 67B इन द CGST रूल टू प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द क्रेडिट नोट इशूड बाय हिम। तो इसके लिए रूल निकाले जाएंगे, नए रूल यहां पर डाल दिए गए हैं। 67B अगर आप देखेंगे उसमें मेंशन किया गया है ये, जो मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया है। नाउ एक पॉइंट और लिखा था इसके रेस्पेक्ट में यहां पर, टू अमेंड सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST Act 2017 एंड रूल 61 ऑफ द GST रूल 17 टू प्रोवाइड दैट फॉर्म GSTR 3B ऑफ द टैक्स पीरियड शैल बी अलाउड टू बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फॉर्म 2B ऑफ द सेड पीरियड इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो यहां पर एक चीज और कर दी गई है कि अब आप 3B केवल तभी भर पाएंगे जब आपने 2B वहां पर अवेलेबल करवा ली होगी। तो पहले क्या होता था, लोगों को इतनी जल्दी होती है कुछ लोगों को रिटर्न भरने की कि R1 भरी और R1 के तुरंत बाद ही वो अपनी 3B फाइल कर देते हैं, बिना ये देखे कि मेरे 2B में क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। तो यहां पर अब इन्होंने मेक श्योर किया कि भैया 3B केवल तभी भरी जाएगी जब 2B अवेलेबल हो जाएगी।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि 14 तारीख को आपका 2B अवेलेबल हो जाता है, तो 14 तारीख या उसके बाद ही आप अपनी 3B फाइल कर पाएंगे। सो दोस्तों कोई बहुत बड़ी चेंज यहां पर नहीं हुई है, इसके रेस्पेक्ट में छोटा सा चेंज था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको इस पर क्लैरिटी मिल गई होगी, बट स्टिल अगर आपको फिर भी कहीं कोई क्वेरी या सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही रखता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।